ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है गेट का, 1991 में आया था 1 मार्क का। इसमें दे रखा है टॉर्क टू वेट रेशियो फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टॉर्क टू वेट रेशियो हमको निकालना है फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट दे रखी है और वो पावर ट्रांसमिट कर रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टॉर्क टू वेट रेशियो। ठीक है, अब हमको पता है कि वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ये। ठीक है, ये कांस्टेंट है डेंसिटी, वी भी कांस्टेंट है, और वी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो हो गया π/4 d स्क्वायर, जो डायमीटर हो गया शाफ्ट का। ठीक है, और लेंथ हो गई, लेंथ भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। ये तो वेट निकल गया। टॉर्क कैसे निकलेगा, हमको पता है इक्वेशन Ty/J τ/r होती है, तो यहाँ से शियर स्ट्रेस कौन से है, तो टॉर्क निकालेंगे τ/J। जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर शाफ्ट है तो हमको पता है एक्स एक्सिस में कितना होगा इसका, πd⁴ डिवाइडेड बाई 64, और वाई में भी यही रहेगा πd⁴/64, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जितना ये ऐसा होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लॉन्ग हुआ, इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लॉन्ग। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड कैसे निकालते हैं, πd⁴64 प्लस πd⁴64 क्या होता है, आई जेड कैसे निकलता है, इसके परपेंडिकुलर जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके परपेंडिकुलर, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमको ये और ये आई एक्स और आई वाई ऐड करने होते हैं, तो ये हमने ऐड कर दिए, यहाँ से आ गया πd⁴ 32। ठीक है, तो πd⁴ 32 आ गया, तो ये जे उस साइड पहुँचेगा, πd⁴ 32। आर क्या हो गया, रेडियस हो गई, मैक्सिमम रेडियस जो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया πd³ डिवाइडेड बाई 16 इंटू τ। शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम टॉर्क टू वेट रेशियो निकालेंगे, जो आएगा πd³ डिवाइडेड बाई 16 इंटू τ। अब W कितना है, πd² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ रो इंटू जी। तो यहाँ से जो आएगा πd⁴ पाई से पाई कट गया, डी एल रो जी, पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16, एल रो जी 4 यहाँ आ गया, डी ये टी टॉ। तो ये टॉर्क टू वेट रेशियो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायामीटर के। टॉर्क टू वेट रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलें दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन जो है गेट 1992। ठीक है, इस क्वेश्चन में है कि ए लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट कंटेनिंग ए रिवेट होल subjected to uniform uniaxial tension 95 megapascal, the maximum stress in the plate। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लेट कितना होगा, ये प्लेट है, इसमें ये होल दे रखा है, इसमें होल किया हुआ है। ठीक है, अब जो और इसमें ये टेंशन लगा रखा है यूनिएक्सियल 95 मेगापास्कल। होल जो है 5 mm का है, विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर है, W मतलब 100 mm मान लो, और जो डायमीटर होल दे रखा है वो 5 mm दे रखा है, और स्ट्रेस दे रखा है 95 मेगापास्कल।
ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्लेट होल दे रखा है और मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा हुआ। मैक्सिमम स्ट्रेस अगर मैं ये सेक्शन काटूं, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द डिसकंटिन्यूटी। इस प्लेट में हमने स्ट्रेस लगा रखा है 95 यूनिएक्सल टेंशन लगा रखा है और इस प्लेट में एक होल है, ट्रांसवर्स होल है, जिसमें जो एक तरह की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अब जब डिसकंटिन्यूटी आती है, इरेगुलरिटी आती है किसी भी पार्ट में, जब हम उस पर यूनिएक्सल टेंशन लगाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रेज उस डिसकंटिन्यूटी पर स्ट्रेस रेज करता है। तो उसकी वजह से, डिसकंटिन्यूटी की वजह से स्ट्रेस रेज होता है उस जहाँ पर होल किया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक हमने जब पढ़ा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT जो होता है वो सिग्मा मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस नियर एट द डिसकंटिन्यूटी एरिया। जो ये वाला जो स्ट्रेस है ये सिग्मा मैक्सिमम है, ठीक है। और एक होता है नॉमिनल स्ट्रेस। नॉमिनल स्ट्रेस एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। नॉमिनल स्ट्रेस एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, ये वाला तो नहीं है, ये तो फुल है, ये वाला मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। तो अगर अब हमको तो ये इस पर पता है 95 मेगापास्कल, तो मैं यहाँ पर 95 मेगापास्कल पता है, तो लोड कितना लगेगा P, एरिया कितना है, अगर ये विड्थ W है, ठीक है, ये कितने दे रखी है 100 mm दे रखी है, W 100 थिकनेस मान लो T, ठीक है। अब यहाँ से लोड कितना आ गया, सिग्मा कितना दे रखा है 95 मेगापास्कल, 100 और मल्टीप्लाइड बाई T, तो यहाँ से लोड आ गया, ठीक है। अब मैं इस सेक्शन पर नॉमिनल स्ट्रेस निकालता हूँ जो यहाँ पर हमको चाहिए, ठीक है। तो हमको पहले KT निकालना है। KT कैसे निकलेगा, dy/w, एक ग्राफ पढ़ा था हमने, ठीक है। वो जो ग्राफ ये क्वेश्चन ना मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ हमने पढ़ा था, है नहीं, पीटरसन, क्योंकि ज़्यादातर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन ग्राफ से करते हैं, मतलब KT की वैल्यू दी हुई होती है, इसमें KT की वैल्यू नहीं दी हुई थी और हमको इस क्वेश्चन में दी जानी थी KT की वैल्यू, क्योंकि वहीं से हमको निकलेगा। तो KT की वैल्यू क्या होती है, ग्राफ के थ्रू निकालते हैं। पीटरसन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ग्राफ बनाया, हर मतलब अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए अलग अलग मतलब कि डिफरेंट टाइप के लोड है, डिफरेंट टाइप का सेक्शन है, उसमें अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो उस सब के लिए उन्होंने सबके लिए ग्राफ बना रखा है, जिसके हेल्प से हम KT निकालते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो ये प्लेट है, इसमें होल है, तो इसके लिए भी पीटरसन ने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या है कि दिख नहीं रहा होगा, मैं ग्राफ देख लेना आप, इसका ग्राफ बना हुआ है जिसमें dy/w की वैल्यू d कितना है 5 डायमीटर और w विड्थ कितनी है 100 mm, तो ये 0.05 आ गया। तो अब ये देखो, आप सोचोगे कि एक फॉर्मूला होता है KT = 1 + 2 × A/B, ठीक है। उसमें A और B जो इलिप्टिकल के लिए हम निकालते हैं, अगर उसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कर दें तो A और = B हो जाता है। KT वैल्यू 3 मान लेते हैं। अब ये हो गया कि KT की वैल्यू 3 करके, अच्छा वो उस केस में होता है जब जो प्लेट होती है वो लार्ज होती है, मतलब dy/w का रेशियो इतना कम होता है कि हम
मान लेते हैं उसमें 3 आएगा, डी वाई डब्ल्यू का रेशियो बहुत कम मिनिमम आता है, क्योंकि उसमें अगर विड्थ की बात करें, अगर विड्थ बहुत ज़्यादा हुई तो बहुत ये 0.05 ना आके बहुत कम आएगा, मिनिमम 0.00 कुछ करके आएगा, तब हम उस टाइम उस केस में मारते हैं। पर इसमें 0.05 आ रहा है और ग्राफ में ना हम 0.05 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 0.05 0.0 और 0.05 0.1 इसमें जो अंतर है वो 0.05 का अंतर है, तो ग्राफ से हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा नहीं, है नहीं। तो इसमें 0.05 पे अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 0.05 पे केटी की वैल्यू आ रही है 2.85। ग्राफ से देखेंगे तो 0.05 पे केटी की वैल्यू आ रही है 2.85। अगर इसमें केटी, अगर आप कह रहे हो केटी इक्वल टू 3 लेंगे 3, और क्योंकि वो जो 3 लिया जाता है ना, अगर लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट है बहुत, क्योंकि डी वाई डब्ल्यू करेंगे तो डब्ल्यू बहुत अगर ज़्यादा है तो हम उसमें मान लेते हैं, पर इसमें इतना लार्ज नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं 0.05 से। और केटी की वैल्यू ग्राफ से बिल्कुल साफ 2.85 दिखाई दे रही है उसमें, अगर ग्राफ चेक करोगे तो आप, ठीक है वैसे है। तो इसमें केटी 2.85 आ गया। अब जैसे ये लोड यहाँ पर आ गया, ठीक है, हमें केटी निकाल लिया। अब मैं नॉमिनल स्ट्रेस जो सिग्मा एन है, ये है स्ट्रेस एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉमिनल स्ट्रेस निकालूँ, लोड कितना है 95 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टी, और एरिया कितना है मिनिमम क्रॉस सेक्शन। अगर मैं बात करूँ ये विड्थ कितनी हो गई 100, और माइनस ये डायमीटर कितना था इसका 5, समझ रहे, 100 माइनस 5 इतना एरिया, 100 माइनस 5, और थिकनेस कितनी हो गई टी से टी कट गया 95 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 95, और ये 100 आ गया। तो यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब यहाँ से हम सिग्मा मैक्स निकालेंगे, तो सिग्मा स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटी, मैक्सिमम स्ट्रेस हमको निकालना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ गया के टी इंटू सिग्मा एन। के टी कितना है 2.85 और सिग्मा एन कितना है 100, तो कितना आ गया 285 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल आ गया। अब इसमें क्वेश्चन इनका अधूरा था, आंसर अगर इनडिटर्मिनेट ऑप्शन दे रखा है, आंसर इनडिटर्मिनेट ऑप्शन इसमें मार लेते, वरना आंसर हमको अगर केटी की वैल्यू हमको निकालने के लिए दी होती तो हम यहाँ से केटी वैल्यू हमको 2.85 दी होती तो हम यहाँ से 285 मेगा पास्कल आंसर कर सकते थे, ठीक है। आंसर इसका इनडिटर्मिनेट, क्योंकि DYW 0.05 केटी हमको ग्राफ से निकालना था, या तो ग्राफ हमको उपलब्ध करा दे उस, क्योंकि ये 1992 का सवाल है तो उस टाइम कुछ हुआ होगा, कुछ रूल्स होंगे, क्या पता ग्राफ उस टाइम हमको उपलब्ध कराया गया हो, समझ गए। पर यह है कि ये ऐसे निकलेगा। कुछ कहेंगे कि यार 1 + 2 × AYB, मैं बताता हूँ क्या क्या सोचेंगे। 1 + 2 × AYB, यहाँ से केटी की वैल्यू 3 आ गई, और सिग्मा मैक्सिमम कितना हो गया 3 × 95 मतलब 285। अब तुक्का मारो तो कैसे मारने के लिए ऑप्शन मिलाना है, मान लिया ऐसे इधर उधर, पर जो फॉर्मूला होता है ना केटी इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय सिग्मा एन, और जो सिग्मा एन होता है वो नॉमिनल स्ट्रेस एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, ठीक है। ये 95 मेगा पास का पूरे ये इस वाले पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए होलो शाफ्ट, ठीक है, ये होलो शाफ्ट है कोई, आउटसाइड डायमीटर मान लो D1, इनसाइड डायमीटर मान लो D2। आउटसाइड डायमीटर जो है होलो शाफ्ट का वो ट्वाइस है इनसाइड डायमीटर के, मतलब जो D1 है वो ट्वाइस है D2 का, ठीक है।
अब उसके बाद कह रहा है कि inside the ratio of torque carrying capacity to that of solid shaft, hollow shaft और torque carrying capacity, इसका रेशियो निकालना है। ऑफ सॉलिड शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल सेम है, ये कोई सॉलिड शाफ्ट है और द एंड द सेम डायमीटर, सेम आउटसाइड डायमीटर जो हॉलो साइड का था। तो D1 डायमीटर सॉलिड शाफ्ट का भी हो गया जो आउटसाइड डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। फॉर्मूला पता है Ty/J τ/r। ठीक है, तो यहाँ से हम T निकाल देंगे। J कितना होगा इसमें, पाई D1 की पावर 4 माइनस पाई D2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। R कितना है, मैक्सिमम रेडियस लेते हैं तो मैक्सिमम रेडियस कितनी, D1, मैक्सिमम डायमीटर D1, तो मैक्सिमम रेडियस कितनी, D1/2। अब ऐसे ही इसमें सॉलिड शाफ्ट का भी निकालेंगे। पाई D1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई टॉ इंटू D1/2। ठीक है, यहाँ से जो आएगा वो आएगा पाई D1 का क्यूब टॉ डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आएगा, TH/TS का, TH कितना है, पाई D1 की पावर 4 माइनस पाई D2 की पावर 4 16 D1 डिवाइडेड बाई पाई D1 का क्यूब इंटू टॉ डिवाइडेड बाई 16। 16 से 16 कट गया, टॉ से टॉ, पाई से ये पाई कट गया, यहाँ से निकल के आया D1 की पावर 4 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई D1 इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई D1 का क्यूब और D1 कितने हो गए, D1 की पावर 4, ये इससे कट गया। 1 माइनस D2 कितना है, D2/D1 कितना है, यहाँ से 1/2। ठीक है, तो 1/2 की पावर 4 ये कितना आया, 1/16, तो कितना आया 15/16। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो TH/TS कितना कितना हो गया, 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 1994 में आया था। ठीक है, इसमें कह रखा है कि दो शाफ्ट हैं A और B, मेड ऑफ सेम मटेरियल हैं। ठीक है, दो शाफ्ट हैं A डायमीटर ऑफ शाफ्ट B, अगर इसका डायमीटर मैं DA लेता हूँ, इसका डायमीटर DB, तो क्या डायमीटर ऑफ शाफ्ट B इज ट्वाइस दैट ऑफ शाफ्ट A। डायमीटर ऑफ शाफ्ट B इज ट्वाइस दैट ऑफ शाफ्ट A। तो रेशियो ऑफ पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट A टू दैट शाफ्ट B इज, तो पावर का रेशियो निकालना है, A टू पावर। ठीक है, पावर क्या है, टॉर्क इंटू ओमेगा, 2 पाई एन टी, अगर n
जो स्पीड है वो हम सेम मान लें, क्योंकि सेम होगी। तो हम यहाँ पर हमको निकालना है बेसिकली टॉर्क का रेशियो, ठीक है। तो टी ए कैसे निकालेंगे? टॉर्क एट ए हमें पता है टी वाई जे टॉ परमिसिबल मतलब इतना परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब इतना शियर स्ट्रेस कि वो फेल ना हो मटेरियल, इतना हमको परमिट करना है। तो हम टॉप परमिसिबल लेंगे क्योंकि मटेरियल, ठीक है। अब टी ए क्या हो, टी ए जे क्या होता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? पाई डी ए ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। आर क्या है? रेडियस। रेडियस क्या? मैक्सिमम रेडियस, मतलब डी ए बाई 2। और ये हो गया टॉ परमिसिबल। तो ये कितना आ गया? पाई डी ए क्यूब डिवाइडेड बाई 16 और टॉ परमिसिबल। अब डी बी निकालेंगे। टॉर्क एट बी होता है टी वाई जे टॉ परमिसिबल इंटू आर। कितना परमिट कर रहा है शियर स्ट्रेस मटेरियल? क्योंकि मटेरियल सेम है तो टॉप परमिसिबल जितना यहाँ होगा उतना परमिसिबल यहाँ होगा, ठीक है। तो टी बी जे कितना है? पाई जे को उधर ले जाएंगे, पाई डी बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। आर मैक्सिमम रेडियस डी बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टॉ परमिसिबल। तो टॉर्क यहाँ से आ जाएगा पाई डी बी का क्यूब डिवाइडेड बाई 16 और टॉ परमिसिबल। तो यहाँ से रेशियो हम निकाल लेंगे टी ए ओवर टी बी। पाई डी ए क्यूब डिवाइडेड बाई 16 टॉ परमिसिबल डिवाइडेड बाई पाई डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 16 टॉ परमिसिबल। ये से कट गया 16 से 16, पाई से पाई, तो डी ए ओवर डी बी आ गया का होल क्यूब। डी ए की हमको पता है डी ए ओवर डी बी 1/2। तो यहाँ से पावर का रेशियो आ गया जो होता है टॉर्क का रेशियो, वो है 1/8, ठीक है। वन बाई 8, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉलिड शाफ्ट कैन रजिस्ट ए, सॉलिड शाफ्ट है, कैन रजिस्ट ए बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 3 किलो न्यूटन मीटर। एक सॉलिड शाफ्ट ले लेते हैं, मान लो ये शाफ्ट है, बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है 3 किलो न्यूटन मीटर। एम कितना हो गया? 3.0 किलो न्यूटन मीटर। एंड ए ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ 4 किलो न्यूटन मीटर टुगेदर। टुगेदर है भैया, टुगेदर, समझ गए? ट्विस्टिंग मूवमेंट 4.0 किलो न्यूटन मीटर। देन द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। कंबाइन लोडिंग का केस है, कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, दो साइमल्टेनियसली लोड लग रहे हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। तो हमको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, मतलब इन दोनों को रिजल्टेंट, मतलब कितना मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क इक्विवेलेंट, टॉर्क मैक्सिमम। कंबाइन लोडिंग है, मैक्सिमम टॉर्क कितना? टी मैक्स भी होगा, इक्विवेलेंट टॉर्क भी होगा और इक्विवेलेंट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट भी होगा। तो हमको यहाँ पर तो क्या पूछा हुआ है? मैक्सिमम टॉर्क पूछा हुआ है, कितना लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टॉर्क इक्विवेलेंट का √m² प्लस t²। कंबाइंड लोडिंग है, m कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 25 और 5
तो 5.0 किलो न्यूटन मीटर, समझ गए। कंबाइंड लोडिंग है तो ये निकल इसका पूरा रहता है डेरिवेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है।